हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स का टॉर्क इक्वेशन का डेरिवेशन कराऊंगा। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स में तीन टाइप का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। एक को डिफ्लेक्शन टॉर्क बोला जाता है, दूसरे को कंट्रोलिंग टॉर्क बोला जाता है और तीसरे को डैम्पिंग टॉर्क बोला जाता है। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को डिफ्लेक्शन टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क का इक्वेशन बताऊंगा और साथ ही साथ उन दोनों में रिलेशन भी बताऊंगा कि डिफ्लेक्शन टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क में क्या रिलेशंस होता है। लास्ट क्लास में तीनों टॉर्क का हमने इंपॉर्टेंस बताया था। हमने बताया था कि डिफ्लेक्शन टॉर्क का क्या काम होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क का काम क्या होता है और डैम्पिंग टॉर्क का काम क्या होता है। तो उन सारी चीज़ों में अभी नहीं जाना है। अभी हम लोगों को टॉर्क इक्वेशन पे फोकस करना है, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना बार बता चुके हैं कि आप लोग को याद हो गया होगा। ठीक है, लास्ट क्लास जब हमने आप लोग को वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ाया था तो हमने बताया था जब सिंगल टर्न्स को, ठीक है, सिंगल टर्न्स ऑफ कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है और जो फोर्स का वैल्यू होता है वो BIL होता है। ठीक है, या फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो BIL होता है और उसका डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या फोर्स के डायरेक्शन से नहीं मतलब है। ठीक है, हम लोगों को फोर्स के मैग्नीट्यूड से मतलब है और फोर्स इंटू डिस्टेंस को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट को यूज करके अभी हम लोग टॉर्क इक्वेशन को डिराइव करने जा रहे हैं। पहले हम लोग डिफ्लेक्शन टॉर्क को देख रहे हैं, तो चलिए फटाफट यहाँ पे पहला जो लाइन लिखा है इसको पढ़ते हैं। When a current I flow through a one-turns coil placed in magnetic field, then a force applied on it is। बोला गया है कि जब कोई करंट आई फ्लो करता है वन टर्न्स कॉइल से जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। लास्ट क्लास यही वर्किंग प्रिंसिपल में पढ़ाए थे ना कि एक सिंगल टर्न्स का कॉइल होगा, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दीजिए, उसमें आई करंट फ्लो करा दीजिए तो उस पर फोर्स लगेगा और उस फोर्स का जो वैल्यू होगा F इक्वल टू BIL न्यूटन होगा। न्यूटन क्या है तो फोर्स का यूनिट है। यहाँ पे B है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन वेबर पर मीटर स्क्वायर, लास्ट क्लास समझा चुके हैं। I करंट इन द कॉइल इन एम्पियर है, कॉइल से कितना एम्पियर का करंट फ्लो होता है उसको I से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो L है लेंथ ऑफ कॉइल इन मीटर है। ये जो कॉइल है ये कितने मीटर लेंथ का है, ये जो साइड एरिया है इसी को लेंथ बोलते हैं, ये वाला पार्ट को लेंथ बोलते हैं और इसको डिस्टेंस बोलते हैं या डायामीटर बोलते हैं। ठीक है, इस दो बात को याद रखना। अभी हम लोग को लेंथ से मतलब है। अब देखोगे क्या बोला गया, इफ कॉइल हैज n टर्न्स देन फोर्स ऑन कॉइल इज। हम लोग जब पढ़े थे ये फोर्स का वैल्यू तो एक टर्न्स के लिए पढ़े थे। एक टर्न्स का कॉइल रखा हुआ था, मतलब एक ही कॉपर वायर, देखो यहाँ पे पढ़ाए थे ना, ये एक ही टर्न्स है। लेकिन जो कॉइल्स होता है इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर में ये बहुत सारा टर्न्स रहेगा। बहुत सारा टर्न्स बोलने का मतलब क्या है, देखो इसको एक टर्न्स बोलते हैं। ठीक है, इसको एक टर्न्स बोलते हैं, इसको सिंगल टर्न्स बोलते हैं। और ये सब बताने का जरूरत नहीं है। अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो बोलो ये सब कितना बार पढ़ाया हुआ है। देखो इसमें बहुत सारा टर्न्स हो गया। ठीक है, टर्न्स क्या होता है, कॉइल्स क्या होता है, वाइंडिंग क्या होता है, हजारों बार अगर इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उन लोगों को पता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप बस समझो कि बहुत बार तार को लपेटा जाता है तो उसमें बहुत सारा टर्न्स बन जाता है। तो हम लोगों को एक टर्न्स के लिए जो फॉर्मूला पता है वो BIL है। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होगा, मतलब 4 टर्न्स होगा, 5 टर्न्स होगा, 10, 20, 50 होगा तो n का वैल्यू पुट करेंगे। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। तो टोटल फोर्स n नंबर ऑफ टर्न्स पे कितना लगेगा, मतलब बहुत सारा ये कंडक्टर यहीं पे देखो ना 3 है तो हमारा 3 फोर्स लगेगा। एक सिंगल कंडक्टर पे एक फोर्स लगता है तो 3 कंडक्टर होगा तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n BIL हो गया। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। अब एक टर्न्स में 2 कंडक्टर होता है, देखो इसको एक टर्न्स बोला जाता है, ये एक सिंगल टर्न्स है। ठीक है, और इस एक टर्न्स में 2 कंडक्टर होता है। यहाँ पे देखो इसको कंडक्टर या कॉइल साइड बोलते हैं। ये एक कंडक्टर है A से B और ये C से D एक कंडक्टर है, यानी कि एक कंडक्टर में 2 कॉइल साइड होता है या एक टर्न्स में 2 कंडक्टर होता है, सॉरी एक टर्न्स में 2 कंडक्टर होता है। और चूंकि दोनों पे अलग अलग फोर्स लग रहा है ना, एक पे इनसाइड द फोर्स दूसरे पे आउटसाइड द फोर्स, तो हम लोगों को पता है कि एक कंडक्टर में एक टर्न्स में 2 कंडक्टर होता है तो ईच कॉइल हैज 2 कॉइल साइड्स, सो टोटल फोर्स कितना लगेगा। यहाँ पे n तो कॉइल का नंबर है और एक कॉइल में 2 कंडक्टर होता है तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल फोर्स निकल जाएगा। टोटल फोर्स हो जाएगा 2NBIL। ठीक है, ये हमारा टोटल फोर्स हो गया। ये सबके पीछे न्यूटन लिखते जाओगे, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कलाकारी क्या किया गया है, नाउ द फोर्स एक्ट ऑन ईच साइड एट ए डिस्टेंस r, सो डिफ्लेक्शन टॉर्क इज।
बोला जा रहा है क्या कि जो फोर्स लग रहा है इच कॉइल साइड पे वो डिस्टेंस r पे लग रहा है, ठीक है। सो आप डिफ्लेक्शन टॉर्क कैसे निकालोगे, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक कॉइल साइड का जो डिस्टेंस है, एक कॉइल साइड का ये जो डिस्टेंस है इसको मान लो लेंथ बोल दिए या डिस्टेंस d बोल दिए, ठीक है। तो इस पे फोर्स लग रहा है, तो आपको क्या निकालना है, टॉर्क TD। TD क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपको क्या करना है, F इंटू आर कर देना है। F क्या है, फोर्स एक्ट ऑन ईच साइड ऑफ डिस्टेंस r। ये ईच साइड का L लेंथ बोलो या r बोलो, स्मॉल r बोलो, सॉरी स्मॉल r बोलो, तो फोर्स इनटू r हम लोग कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसके पूरे बॉडी पे फोर्स लग रहा है ना यहाँ पे, तो F इंटू आर कर देना है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। F का वैल्यू पहले से निकाले हुए हैं 2 NBIL। देखो F का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, यहीं से F इक्वल टू कैपिटल F, फोर्स का वैल्यू 2 NBIL है, पुट कर देंगे और इनटू आर करेंगे। तो देखो F का वैल्यू पुट किए तो NBIL इनटू आर किए, अब R ये जो 2 है इसको R के साथ भेज दिए, NBIL रह जाएगा, 2 को इसके साथ भेज दिए तो ये 2R हो गया, ये NBIL को NBIL ही लिखे और 2R जो होगा ये डिस्टेंस D के बराबर होगा। आप याद करो जब मैंने आप लोगों को कंस्ट्रक्शन पढ़ाया था तो हमने बोला था कि जो हमारा कोर होता है वो एक्चुअली सर्कुलर शेप का होता है, बोलो ऐसा बताए थे क्या, ये सिलिंड्रिकल शेप का होता है और इसी के ऊपर में हमारा कॉपर वायर ऐसे लिपटा हुआ रहता है, ठीक है। 3 टर्न्स या 4 टर्न्स ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे कॉपर वायर इसी के ऊपर में, इसके बॉडी के ऊपर में लिपटा हुआ रहता है, बोलो बताए थे क्या और यहाँ पे R को मान लीजिए ये रेडियस है। अब बुक में ये सब चीज़ समझ में नहीं आता है, जैसे कोई चीज़ होता है ऐसा सर्कुलर, इसका टॉप फेस देखो, इसका ऊपर वाला ये जो फेस है ये तो सर्कुलर होगा, कोई सिलिंड्रिकल चीज़ होता है तो उसका टॉप फेस जो होता है, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है, ये कोई मान लो परफ्यूम का बोतल है, फॉग है अब ये सिलिंड्रिकल शेप में है, तो ऐसे तो देखते हैं तो ये सिलिंड्रिकल लग रहा है, लेकिन इसका जो टॉप हिस्सा होता है ये क्या होता है, सर्कुलर। अब इसको फ्रंट व्यू से ऐसे देखोगे तो सर्कुलर दिखाई देगा, तो इसको ऐसे सर्कुलर मान लो और इसका यहाँ से ये रेडियस हो जाएगा, हाफ डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं और पूरे डिस्टेंस को मेजर करोगे तो इसको डायामीटर बोला जाता है। ये जो डायामीटर होता है 2R के बराबर होता है, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरा यहाँ से यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है इसको डायामीटर बोलते हैं। तो देखो R के साथ इसको भेज दिया गया, 2R हो गया और 2R को डायामीटर बोलेंगे, तो 2R के बदले D डायामीटर बोल दिए। अब देखो ये जो डायामीटर है ये पूरा लेंथ हो गया इसका, ये पूरा इधर का लेंथ हो गया और ये हो गया तुम्हारा ये वाला, ये डिस्टेंस हो गया। अब इसको कॉइल को ऐसे समझो, थोड़ा समझना पड़ता है, नहीं तो नहीं समझ में। मान लीजिए कॉइल का शेप ऐसा है, ठीक है, इसको हम लोग D बोल दिए और इसको हम लोग लेंथ बोल दिए L, इसको L बोल दिए, ठीक है। लेंथ इंटू डिस्टेंस एरिया होता है, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला जानते हो ना, लेंथ इंटू डिस्टेंस। तो हम लोग क्या करते हैं L इंटू डी करेंगे तो इसके बदले A लिख देते हैं। बुक में यही डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रहता है, ये कहाँ से आया, आप AK साहनी का बुक फॉलो कीजिए, आप देखिए वहाँ पे कहीं पे भी डेरिवेशन नहीं बताया रहता है कि ये फार्मूला कहाँ से आया, डायरेक्ट TD का वैल्यू लिखा हो रहता है NBIA, ठीक है, NBIA फार्मूला लिखा जाता है, यही डिफ्लेक्शन टॉर्क का इक्वेशन है। सो हम लोग क्या लिखेंगे, the above equation is known as equation deflection torque equation, deflection torque equation, ठीक है। ये जो above इक्वेशन है इसी को डिफ्लेक्शन टॉर्क इक्वेशन बोला जाता है, इसी इक्वेशन को। और डिफ्लेक्शन टॉर्क इक्वेशन का सॉरी इसका जो यूनिट होता है न्यूटन मीटर होता है। डी यहाँ पे डिस्टेंस है ना, ये फोर्स है तो न्यूटन यूनिट होगा, ये डी डिस्टेंस है मीटर हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर यही डिफ्लेक्शन टॉर्क का। अब सबसे यूनिक बात ये है, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने आप लोग को बताया भी था कि TD जो होता है ना डिफ्लेक्शन टॉर्क, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, ठीक है। ये आप लोग कोई इलेक्ट्रिकल मशीन भी पढ़ते हो तो ये भी दिखने के लिए वहां पे भी मिलता है, कहीं पे भी टॉर्क होगा तो करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे करंट जितना ज्यादा होगा मूविंग कॉइल पे टॉर्क उतना ज्यादा लगेगा, मूविंग कॉइल उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा अपने पोजीशन पे और उतना ही ज्यादा
पॉइंटर मूव करेगा और उतना ही ज़्यादा करंट का रीडिंग बताएगा। कम करंट होगा कम डिफ्लेक्शन होगा, कम करंट का रीडिंग बताएगा। ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा होगा ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा और ज़्यादा करंट का रीडिंग बताएगा। अभी ये सफ़र यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पे हर एक चीज़ को हम एक्सप्लेन कर दिए हैं कि ए जो है एल इंटू एरिया है, डी है जिसको एरिया ऑफ कॉइल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है फाइनली आप मान के चलो एरिया ऑफ कॉइल है जिसका वैल्यू मीटर स्क्वायर है। ए क्या है, आपसे कोई पूछे कि ए क्या है तो बताओ एरिया ऑफ कॉइल है। जहाँ पे या जो डी था ये क्या था, डायामीटर था जिसका वैल्यू 2r है, r यहाँ पे रेडियस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। अब क्या बोला गया है कि एन बी ए ये तीनों कांस्टेंट है, एन बी ए तीनों कांस्टेंट है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स होता है यानी कि कांस्टेंट होता है, एन भी कांस्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बी फ्लक्स डेंसिटी, ये मशीन का ये भी कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। उसके बाद क्या है, आई को छोड़ के ए एरिया, कॉइल का जो एरिया है ये भी कांस्टेंट होता है, यानी कि तीनों कांस्टेंट है। तो एन बी ए को हम लोग जी मान लेते हैं, एन बी ए को क्या मान लेते हैं, जी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर एन बी ए आर द कांस्टेंट फॉर गिवन पीएमएमसी मीटर। यहाँ पे एन बी ए हमारा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स का ये तीनों कांस्टेंट है, इन तीनों के बदले जी मान लेते हैं, तो जी इंटू आई, आई एक कांस्टेंट नहीं होगा तो जी इंटू आई न्यूटन मीटर, यही टी एन डी मतलब टी डी का डिफ्लेक्शन टॉर्क का इक्वेशन है। बहुत सारे बुक्स में तो यही लिखा हुआ रहता है, ये लिखा हुआ रहता है उसके बाद डायरेक्ट ये लिखा रहता है, समझते रहिए कैसे आया। अलग से हमने फिर जी लिख दिया, जी इक्वल टू एन बी ए डिफ्लेक्शन कांस्टेंट। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, सफर अभी यहीं पे खत्म नहीं हुआ। नाउ द कंट्रोल टॉर्क टी सी अप्लाइड बाई वाइंडिंग ऑफ द स्प्रिंग। अब क्या होता है कि एक कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, तो स्प्रिंग के द्वारा। क्यों, क्योंकि वो वाइंडिंग ऑफ होता है, लपेटाता है, उसमें ये कंप्रेशन आता है, इसीलिए। दिस टी सी इज प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डी फाइव। अब मान लीजिए ये आपका पॉइंटर है, ये स्केल हो गया और ये हो गया पॉइंटर। ठीक है, अब पॉइंटर घूम रहा है, इसका मतलब अंदर में मूविंग कॉइल भी घूम रहा है। तो ये क्या होगा, ऐसे मूव करके मान लो यहाँ पे चला गया पॉइंटर, ये पहले यहाँ था अब मूव करके यहाँ, तो इसके बीच में एक एंगल बनेगा, इसको फाई एफ बोलते हैं। ठीक है, अब इसके मूवमेंट के कारण, पॉइंटर के मूवमेंट के कारण स्प्रिंग पे कंप्रेशन होता है। ठीक है, वाइंडिंग ऑफ होता है, तो उसके कारण हमारा क्या होगा, टॉर्क उत्पन्न होगा। दिस टी सी इज प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्यू फाइव, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्यू फाइव पे आपका टीसी का वैल्यू, टीसी क्या है, कंट्रोलिंग टॉर्क। ये जितना ज्यादा दूर जाएगा पॉइंटर, इसका मतलब है उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा और उतना ही ज्यादा आपका कंप्रेस होगा स्प्रिंग। जितना ज्यादा स्प्रिंग कंप्रेस होगा उतना ही ज्यादा टीसी का वैल्यू होगा, यानी कि टीसी का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, क्यू एफ होगा। और ये क्यू एफ है क्या, डिफ्लेक्शन एंगल है। अच्छा, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इधर एक कांस्टेंट आ जाएगा राइट साइड में और वो कांस्टेंट के होगा, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, यही क्यू एफ होता है, यही कॉन्सेप्ट है। बुक में डायरेक्ट ये लिखा हुआ रहता है, हमने आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। टीसी जो होता है के फाई एफ के बराबर होता है, और ये भी चूंकि टॉर्क है तो न्यूटन मीटर इसका यूनिट हो जाएगा, और के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर पर रेडियन। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, फिजिक्स वगैरह थोड़ा बहुत पढ़े होगे तो समझ में आएगा, नहीं तो अभी यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट हम नहीं बताएंगे, बस आप समझ लो कि स्प्रिंग कांस्टेंट है या कहीं से पढ़ लीजिए स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, नहीं तो फिर अब ये सब टॉपिक पढ़ाने का मजा खत्म हो जाएगा। टीसी इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन टीडी, व्हेन टीसी इक्वल टू टीडी द मूवमेंट स्टॉप इन द स्टेडी स्टेट। लास्ट क्लास हमने आप लोग को बताया था, ठीक है, कि जिस डायरेक्शन में टीडी रहता है मतलब डिफ्लेक्शन टॉर्क, उसके अपोजिट डायरेक्शन में टीसी रहता है कंट्रोलिंग टॉर्क, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि टीडी टीसी के बराबर होता है। जब टीडी टीसी के बराबर होता है, देखोगे जब टीडी ज्यादा रहता है टीसी से, कंट्रोलिंग टॉर्क से, तो ये पॉइंटर मूव करते रहेगा। एक टाइम आया कि ये पॉइंटर यहाँ पे मूव करके गया, अब यहाँ पे क्या होता है कि आपका जितना टीडी का वैल्यू था डिफ्लेक्शन टॉर्क का, उतना ही टीसी का वैल्यू हो जाता है, यानी कि दोनों टॉर्क का वैल्यू इक्वल हो जाता है, तो यहाँ पे पॉइंटर का मूवमेंट रुक जाता है। जब तक टीडी ज्यादा है मूव करते रहेगा, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों वैल्यू इक्वल हो जाता है, तो वहाँ पे पॉइंटर जाके रुक जाता है और वही रीडिंग होता है। तो देखो यही चीज लिखा है, बहुत सारे बुक में लिखा रहता है इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, टीसी इक्वल टू टीडी, सब बात एक ही है। टीसी का वैल्यू पुट कीजिए, के फाई एफ होता है और टीडी का वैल्यू होता है जी आई। अब यहाँ पे क्यू फाई एफ का वैल्यू निकालना है,
तो क्यू फाई एफ का वैल्यू हो जाएगा जी, देखोगे यहाँ पे छूट गया है, जी डिवाइडेड बाई के इंटू आई। अब एक देखने वाला बात यह है कि जी भी कांस्टेंट है और के भी कांस्टेंट है। के तो स्प्रिंग कांस्टेंट है और जी अभी यहाँ पे मिला था डिफ्लेक्शन टॉर्क कांस्टेंट इसको बोला जाता है। जी क्या है? डिफ्लेक्शन कांस्टेंट है। अब यही चीज तो है यहाँ पे, ये दो कांस्टेंट का क्या हो गया, रेशियो आ गया। जी भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है। ये डिफ्लेक्शन कांस्टेंट है, डिफ्लेक्शन टॉर्क कांस्टेंट है और के स्प्रिंग कांस्टेंट है। दोनों कांस्टेंट का जो रेशियो है जी बाई के, इसको एक तीसरा कांस्टेंट सी मान लीजिए, सी भी कांस्टेंट है ठीक है, तो देखो इनके बदले सी लिखा गया है और आई तो होगा ही, तो यही हो गया आपका, देखोगे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन सी इंटू आई का होता है, यानी कि जो ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्यू है ये सी आई है और सी यहाँ पे कांस्टेंट है और सी का वैल्यू है जी बाई के। ठीक है, और इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आई पे डिपेंड करता है। आपका पॉइंटर कितना डिफ्लेक्ट करेगा स्केल पे, पॉइंटर स्केल पे कितना डिफ्लेक्ट करेगा ये करेंट के वैल्यू पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? करेंट के वैल्यू पे। सो डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू कॉइल करंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ देता है। अब जो बताने जा रहे हैं इसको बहुत अच्छे से समझना होगा। कहोगे कि सब टॉपिक तो सर बहुत अच्छे से समझ ही रहे थे, चलिए ये भी और अच्छे से समझ लीजिए। ये जो Q का फॉर्मूला आया सी आई, Q का फॉर्मूला आया है क्या? सी आई। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है आप लोग पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू के एम एक्स। ठीक है, एम एक्स सॉरी y इक्वल टू एम एक्स स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इसको बोला जाता है। और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो होता है लीनियरिटी को रिप्रेजेंट करता है, लीनियर इक्वेशन इसको बोला जाता है। और जब कोई लीनियर इक्वेशन आता है तो यहाँ पे y जो x होता है y का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जैसे कैसे हम लोग पढ़ते हैं v इक्वल टू आई आर, तो ये लीनियर रिलेशन होता है ना, v और i एक दूसरे का लीनियर प्रोपोर्शनल होता है, लीनियरिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो यहाँ पे Q सी आई के बराबर आया है। ठीक है, डिफ्लेक्शन कांस्टेंट सी आई के बराबर आया, जहाँ पे जो I है और Q है इन दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, लीनियर का रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि करंट जब आराम से बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन यूनिफॉर्मली होगा। इसका जो स्केल होता है लीनियर स्केल होता है, आप बुक पढ़िएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, कि लीनियर स्केल का मतलब क्या होता है। देखो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसमें दो तरह का स्केल यूज होता है, ये जो 0 10 20 30 यही स्केल कहलाता है, ये लीनियर स्केल है। क्यों है? क्योंकि 0 के बाद 10 है, फिर 10 के बाद 20 है, फिर 30 है, 40 है, तो इसको लीनियर स्केल बोला जाता है। देखो 0 है, 10 है, 10 के बाद सेम डिस्टेंस के बाद 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, तो इसको लीनियर स्केल बोला जाएगा। लेकिन अगर यही स्केल, यहाँ पे पॉइंटर भी होगा, लेकिन मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट्स में ऐसा स्केल है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 के बाद 8 है, ठीक है, या ऐसे मान के चलो, यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे 9 है, फिर यहाँ पे 16 है, फिर यहाँ पे 15 है। ठीक है, जैसे मान लो इक्वेशन आ गया y इक्वल टू के एम एक्स स्क्वायर, तो इस केस में ये स्क्वायर के फॉर्म में होता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये जो स्केल है ना, देखो 0 के बाद 1 है, 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 9 है, 9 के बाद 16 है, और 16 के बाद ये 25 होगा। यानी कि ये स्केल जो होगा ये नॉन लीनियर स्केल होगा। लेकिन पीएमएमसी में कौन सा स्केल रहता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, याद रखना है कि लीनियर स्केल रहता है। क्यों? क्योंकि इसका जो डिफ्लेक्शन एंगल आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। डिफ्लेक्शन एंगल मतलब ये डिफ्लेक्ट जो करता है स्केल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, इसीलिए इसका स्केल जो है लीनियर बनाया जाता है। चलिए अब इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे। द पीएमएमसी हैज लीनियर स्केल। लो भैया, लीनियर स्केल ये एक एडवांटेज है। यूनिफॉर्मली डिवाइडेड, ये स्केल जो है यूनिफॉर्मली एक समान रूप से डिवाइडेड होता है। द स्केल में भी वेरी लॉन्ग ओवर अबाउट 250 डिग्री, ये स्केल बहुत बड़ा भी बनाया जा सकता है, क्योंकि इसका जो पॉइंटर है ये 250 डिग्री तक बना सकता है। यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक जा सकता है, दोनों के बीच में 250 डिग्री का एंगल बनता है। द पीएमएमसी हैज कंज्यूम लेस पावर। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना,
इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का खपत इनके द्वारा कम होना चाहिए, क्योंकि इनको तो यूज किया जाए मेजर करने के लिए, और खुद ही इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे तो ये अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाएगा। बट पीएमएमसी लेस पावर कंज्यूम करता है, ये इसका एडवांटेज है। द पीएमएमसी हैज वेरी हाई एक्यूरेसी, मतलब इसमें इसके मेजरमेंट में एक्यूरेसी ज़्यादा होता है, एरर कम होता है, मतलब ये अच्छी बात है। द पीएमएमसी इज फ्री फ्रॉम हिस्टेरेसिस लॉस, इसमें हिस्टेरेसिस लॉस नहीं होता है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स कंडक्टर के सरफेस को कट करता है तो हिस्टेरेसिस लॉस ज़्यादा होता है, बट यहाँ पे सॉरी हिस्टेरेसिस लॉस फिर से बता देते हैं, गलत बता रहे थे। हिस्टेरेसिस लॉस होता है बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने के कारण। कोई हार्ड आयरन होता है उसमें हिस्टेरेसिस लॉस ज़्यादा होता है, सॉफ्ट आयरन में हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है। तो इसमें जो कोड होता है ना वो सॉफ्ट आयरन का इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि इसमें हिस्टेरेसिस लॉस को कम रखना होता है। हिस्टेरेसिस लॉस पढ़ाए हुए हैं, अगर हमसे पढ़े हुए हो थर्ड सेमेस्टर में, अगर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हो और मेरा वीडियो देख रहे हो तो थर्ड सेमेस्टर में हिस्टेरेसिस लॉस वगैरह पढ़ाए हुए हैं। इट कैन बी मॉडिफाइड टू मेजर लार्ज करंट एंड वोल्टेज यूजिंग शंट एंड मल्टीप्लायर। बोला जा रहा है इट कैन बी मॉडिफाइड, ठीक है, इट कैन बी मॉडिफाइड टू मेजर लार्ज करंट। जनरली जो हमारा ये इंस्ट्रूमेंट्स होता है पीएमसी, ये इंस्ट्रूमेंट है जो कि वोल्ट मीटर और अमीटर के अंदर यूज होता है, लास्ट इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे। अगर इससे लार्ज वैल्यू का करंट मेजर करना होगा तो मॉडिफाई किया जा सकता है। वोल्टेज लार्ज करंट लार्ज वोल्टेज के लिए इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है। इसमें रजिस्टर को सीरीज और शंट में कनेक्ट करके, जो कि आगे हम पढ़ाएंगे, तो इसका जो मेजरिंग रेंज होता है करंट और वोल्टेज मेजर करने का वो बढ़ जाता है। चलिए इसके थोड़ा सा डिसएडवांटेज को देख लेते हैं, कुछ खराबी भी होता है। द पीएमएमसी हैज ओनली सुटेबल फॉर डीसी मेजरमेंट, आप लोग को इंट्रोडक्शन में बताया है एसी मेजरमेंट के लिए यूज नहीं होता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। एजिंग ऑफ परमानेंट मैग्नेट हेंस डिक्रीज डिफ्लेक्शन, जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो जैसे जैसे बूढ़ा होता है, पुराना होते जाता है, तो उसमें उसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कम होता है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का वैल्यू कम होता है, जिसके कारण डिफ्लेक्शन डिक्रीज होता है। जितना डिफ्लेक्ट करना चाहिए उतना डिफ्लेक्शन मूविंग कॉइल में नहीं मिलता है, जिसके कारण एरर आता है। ड्यू टू एजिंग ऑफ कंट्रोल स्प्रिंग, ठीक है, जो कंट्रोल स्प्रिंग है वो भी जब बूढ़ा होता है तो क्या आता है, एरर इंट्रोड्यूस इन मेजरमेंट, तो उस कंट्रोलिंग टॉर्क के कारण कम कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस किया जाता है, तो एरर आता है। जैसे कोई स्प्रिंग पुराना हो जाता है तो उसका स्टिफनेस कम हो जाता है, ठीक है, वो उतना लचीला नहीं रह जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पे भी जो स्प्रिंग है उसका भी स्टिफनेस कम हो जाएगा, जिसके कारण कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसके कारण मेजरमेंट में एरर आएगा। तो ये दो तीन इसका डिमेरिट है। तो चलिए ये टॉपिक आप लोग का कंप्लीट हो गया। अच्छे से इस टॉपिक को पढ़िए, एक बार पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए तो हमेशा याद रहेगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलता है। थैंक यू।